नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 जो कि है रायगढ़ का मोस्ट एंटरटेनिंग रेडियो स्टेशन। और मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे विनी और मैं हाजिर हूं आप सबके साथ प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में, जिसमें हम साक्षात्कार करते हैं रायगढ़ के ही किसी खास पर्सन से। और आज हमारे खास मेहमान हैं जो कि एक डेंटिस्ट हैं। आपका नाम है डॉक्टर विवेक उपाध्याय। तो डॉक्टर विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद विनी जी, आपकी इस तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर विवेक, हम आपसे और हमारे श्रोता आपसे जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आपने पढ़ाई कहाँ से की और आप रहते कहाँ हैं। एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ बिलासपुर से जी। पापा का जॉब जो है वो बिलासपुर में है और मेरी स्कूलिंग जांजगीर चांपा में हुई। उसके बाद मैंने मेडिकल की पढ़ाई बिलासपुर से ही करी, डेंटल की पढ़ाई अपने त्रिवेणी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस से, जो कि चकरभाटा बोदरी के पास है। जी जी। और वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरा पहला जॉब महासमुंद में हुआ था। और वहाँ पे जॉब करते करते मेरे को नया अपॉइंटमेंट लेटर आया जो कि रायगढ़ के लिए था। तो फिर मैंने सन 2015 में रायगढ़ ज्वाइन किया DIC में, जो आप जतन के नाम से जानते हैं। फिर वहाँ पे काम करते करते अभी मेरे को ये 7वां साल रनिंग है, 6 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। साथ ही साथ मैं अपना एक क्लिनिक ओन करता हूँ जो चक्रधर नगर चौक पे है। जी जी। डॉक्टर साहब, हम सुनते हैं कि डॉक्टरी लाइन में बहुत से फील्ड होते हैं, अलग अलग फील्ड होते हैं, तो आपने डेंटिस्ट ही बनना क्यों चुना? इसकी क्या खास वजह रही है, या बचपन से ही आप एक डेंटिस्ट बनना चाहते थे? इसकी कोई ख़ास वजह ऐसा नहीं है। जब हमारा जो समय था, जिस समय में हम पढ़ाई करते थे, तो एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए ये होता है कि पढ़ाई सब कुछ होता है। जी हाँ। तो हमारा एक छोटा सा सपना था कि हम डॉक्टर बने। कौन से डॉक्टर बनेंगे, किस फील्ड में जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे, ये सब नहीं पता था। हमको किसी एक फील्ड में ऐसा था कि मेडिकल की पढ़ाई करनी है। तो तैयारी के लिए मैं कोटा गया था। कोटा में जब मैं पढ़ा तो मेरे को यहाँ पे वो चीज़ समझ में आई कि ओरल डिसीजेस कितने ज़्यादा इंडिया में प्रिविलेज है। जी हाँ। और कितना ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं लोग ओरल कंडीशन को। तो वहाँ से मेरे को था कि अगर मेरे को डेंटल भी मिलता है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि ये सही फील्ड है। और अदर कंट्रीज़ में डेंटिस्ट्री बहुत बूम पे है। वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं, इंश्योरेंस चलते हैं। तो मैं चाहता था कि इंडिया में भी अपन कुछ नहीं तो अपने आसपास के लोगों को तो अवेयर करें। अगर मेरे परिवार से एक डेंटिस्ट बनता है तो कम से कम मेरे परिवार के लोग तो अवेयर होंगे, मेरे आसपास के दोस्त अवेयर होंगे। तो इसलिए जैसे मेरे को डेंटल का सीट ऑफ़र हुआ तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो घर वाले खुश थे आपने डेंटिस्ट लाइन चुना? कैसा, मतलब उन लोग का कैसा प्रभाव था? हमारे समय में ये लाइन काफ़ी नया था। उस टाइम पे लोग सोचते नहीं थे कि डेंटल की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। आपको नॉर्मल मेडिकल की पढ़ाई में और डेंटल की पढ़ाई में थोड़ा सा ये चीज़ देखना होता है कि आपके जो वर्क्स हैं वो आर्ट को लेकर कैसे हैं, छोटे छोटे बारीक काम आप कैसे कर लेते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें थी, तो घर वाले तो खुश थे, बट एट द सेम टाइम वो लोग थोड़े कंफ्यूज भी थे कि भाई तूने ये क्यों ले लिया। बट मेरे को चीज़ें कुछ अच्छी लगी, इसलिए मैं डेंटिस्ट में था। कितना सपोर्ट रहा आपके घर वालों का आपके इस फील्ड में जाने से? सपोर्ट की बात ऐसी थी कि एडमिशन लेने से लेके पापा ही एडमिशन कराने गए, ठीक है। उसके बाद घर में रह के मैंने पढ़ाई करी है, तो सारी चीज़ें समझना कि हाँ लड़का आज रात भर पढ़ाई करेगा तो रात को सपोर्ट करना, मम्मी का दूध देना या सुबह उठा देना पिताजी का, है ना। बस से हम ट्रैवल करते थे, कॉलेज जाते थे बस से, तो टिफ़िन पैक करके देना, ये सारी चीज़ जो स्कूल में होती थी वो सारी चीज़ मैंने कॉलेज में भी फील किया। तो जो सपोर्ट स्कूलिंग के लिए जो माँ बाप का था, सेम वही सपोर्ट मेरे कॉलेज के लिए मेरे माँ बाप का था। बहुत अच्छी बात है सर। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहेंगे आपसे कि एक स्वस्थ जीवन के लिए दांत की देखभाल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, दांत एक ऐसा हिस्सा है शरीर का जो सबसे ज़्यादा लोग नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हार्ट स्ट्रक्चर है। इसमें कोई भी तरह का बीमारी होता है तो पेन को परसीव करने में टाइम लेता है। अगर डेंटल डीके हो जाए तो सडन होने के बहुत समय बाद पेन होता है। बट अगर आपके पास डेंटल कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर आपके पास दांत नहीं है या फिर आपके मसूड़े से खून आ रहा है या फिर दांत सामने के गायब हो गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कॉन्फिडेंस लॉस होता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का सामने का दांत अच्छा नहीं है, या तो कोई टबैको यूज़र है जो स्टेन कर चुका है अपने दांतों को तंबाकू या स्मोक करके, उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। चाहे किसी के दांत से या मसूड़े से ब्लड आ रहा है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। किसी को अगर डिपॉजिट्स के कारण बैड ब्रीथ आ रहा है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो पहले तो डेंटल कंडीशन के कारण कॉन्फिडेंस लॉस होता है।
सेकंड, अगर मेस्टिकेशन पावर आपका, चबाने की शक्तियाँ ख़त्म हो जाए, सपोज़ आपके एक तरफ के दांत में सड़न है, वो दूसरे दांत से मिल नहीं पा रहा है चबाते वक्त, और आप खाना चबा के नहीं खा पा रहे कोई भी रीज़न से, तो वो जो फूड पार्टिकल्स है जिनको चबा के अच्छे से जाना चाहिए, जो डाइजेस्ट अच्छा हो, वो उतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। अब वो डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो 100% हमको मिलने चाहिए, उसके कुछ अमाउंट कट जाएंगे। ठीक है, मान के चलिए आपको 70% ही मिलेंगे। तो यंग एज में तो प्रॉब्लम नहीं करता है, बट जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाता है और आपके ओरल कंडीशन और पुअर होते जाते हैं, वैसे वैसे आपका न्यूट्रिशन हैम्पर हो जाता है। प्लस तीसरी चीज़ क्या होती है, अगर आपको कोई भी डिसीजेज़ हैं, जो सिस्टमिक डिसीजेज़ हैं, उसका ओरल मैनिफेस्टेशन होता है ओरल कैविटी से। आपको याद होगा बचपन में हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर बोलते थे आ करो, ज़बान बाहर निकालो, है ना। तो ओरल कंडीशन रिलेट करता है आपके सिस्टमिक डिसीजेज़ पे। अगर आपको कोई भी सिस्टमिक प्रॉब्लम है तो ओरल कैविटी में वो साफ साफ दिखाई देंगे। जी हाँ। तो इसलिए ओरल कंडीशन को ध्यान देना ज़रूरी है। यानी कि दांतों की सुंदरता हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को और ज़्यादा बेहतर बनाती है। ऑफ कोर्स तभी तो आप देखेंगे जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो जिनका काम ही है शो ऑफ बिजनेस में रहना, वो अपने ओरल कैविटी और डेंटल ट्रीटमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके दांत हमेशा चमकते रहे, इसलिए वैसे वो खर्च भी करते हैं। जी हाँ सर, दांतों में संक्रमण बहुत होता है, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो, उसके क्या कारण होते हैं? अगर एक छोटे बच्चे को देखा जाए जो बहुत छोटे होते हैं, तो उसके खान पान का उसका असर उसके दांतों पे पड़ता है, या कुछ और भी प्रॉब्लम्स होते हैं जिस वजह से उनके दांत खराब हो जाते हैं, तो इसका क्या असर उसके आगे जीवन पे पड़ सकता है? देखिए, बच्चों का जो दांत खराब होता है ना, उनकी जिम्मेदारी बच्चों की नहीं होती है, वो कम्प्लीटली फॉल्ट है पेरेंट्स का। क्योंकि ओरल हाइजीन के लिए अवेयरनेस पेरेंट्स में नहीं है, तो बच्चों में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। अगर माँ बाप ये चीज़ें बच्चों को हमेशा से बताएं कि आप कुछ भी चीज़ें खा रहे हैं उसके बाद माउथ रिंस करें, रात को ब्रश करके सोएं, है ना, कोई भी स्टिकी फूड ना खाएं और कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो डेंटल केरीज होता है वो शुगर के कारण होता है। तो अगर शुगर कंटेंट कम लेंगे, ओरल हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखेंगे, तब रात को ब्रश करेंगे, दिन में 2 बार ब्रश करेंगे, तो उनको जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगी। तो सर ऐसा जैसे बोलते हैं कि चॉकलेट्स खाने से या आइसक्रीम खाने से या कोई फास्ट फूड खाने से बच्चों में प्रॉब्लम्स होती है, तो ये कहना कितना सही है? ये 110% सही है कि शुगर और जो चिपकने वाली चीज़ें हैं वो दांतों में रह जाती हैं। अब वो दांतों पे रह जाती हैं और व्यक्ति अगर मान के चलिए रात में सो गया, वो फूड पार्टिकल दांतों में चिपकी हुई है, सपोज चॉकलेट है या फिर कुछ भी चीज़ है, तो जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर बैक्टीरिया कोशिश करते हैं कि वो फूड पार्टिकल जो दांतों पे हैं उनको खाएं, ठीक है, क्योंकि ओरल कैविटी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो जब शुगर कंटेंट को वो बैक्टीरिया डाइजेस्ट करती हैं तो उनका बाई प्रोडक्ट बनता है जो एसिड होता है। चूँकि टूथ एक मिनरलाइज स्ट्रक्चर है, उसमें मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, आप सभी जानते हैं, है ना। तो एसिड जैसे टूथ सरफेस पे आता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद, जो बैक्टीरियल डाइजेशन है, तो वो जगह को डीमिनरलाइज कर देता है। तो जगह जब डीमिनरलाइज होती है तो जो वाइट टूथ आपको दिख रहा है वहाँ पे ब्लैक दिखेगा। कोई भी चीज़ जब एसिड से जलता है तो वो जगह ब्लैक हो जाता है। तो जब डीमिनरलाइज हो गया वो टूथ सरफेस, तो वहाँ पे वो ब्लैक हो जाता है, जिसको हम कैविटीज़ बोलते हैं। जी हाँ। ये कैविटीज़ प्रोग्रेसिव होती है, क्योंकि ये बढ़ती जाती है, क्योंकि उसको क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता और खाना उसमें और फंसते जाता है। तो सर अगर मान के चलिए किसी बच्चे ने या किसी ने भी अगर दिन में दोपहर में अगर चॉकलेट आइसक्रीम या जो भी फास्ट फूड बच्चे खाते हैं खाया हुआ है उसने, और उसने ब्रश उस समय ना करके नाइट पे किया, तो उसका असर कुछ पड़ता है, या वो सही है, या ब्रश उसको तुरंत खाने के बाद करना है? देखिए, खाने के बाद तो माउथ रिंस करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ताकि आपके खाने जहाँ भी फंसे हैं वो फंसे न रहे। प्लस अगर दिन में बच्चा एक्टिविटी कर रहा है तो कंटिन्यू उसके मुंह में सलाइवेशन हो रहा है। सलाइवा क्या करता है, फूड को फ्लश आउट करता है, ठीक है, टंग है वो मूव करते हैं, तो वो चीज़ें फ्लश आउट होते रहती है। बट नाइट के केस में वैसा नहीं है। नाइट में सलाइवा प्रोडक्शन लो हो जाता है, टंग मूवमेंट नहीं होता, तो फूड पार्टिकल एक जगह पे स्टिक रहता है, फिर वो धीरे धीरे डिपॉजिट होते होते वो दिक्कत पैदा करता है। सर बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। हम आपकी वाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, क्या वो भी इसी फील्ड से हैं? मेरी वाइफ जो है उनको गाने का बहुत शौक है और ये गाना वन ऑफ हर फेवरेट। सो जब हम मिले थे ना तो उनको पता था कि मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, तो उन्होंने ये गाने की फरमाइश की थी कि ये गा के आप मुझे सुनाइए। तब से ये गाना मेरा भी बहुत फेवरेट ज़्यादा पसंद है।
तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ये गाना ज़रूर सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आइए चर्चा को आगे और बढ़ा लेते हैं। सर, ब्रश या फ्लॉसिंग करते समय मसूड़ों से खून आता है, ऐसा मैंने बहुत देखा है, बहुत से बच्चों में हो या यंगस्टर में हो, तो इसके क्या कारण होते हैं और इसके इलाज क्या है? मसूड़ों से खून आना जनरली जिंजाइवल स्वेलिंग के कारण होता है, जिसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। जी। और ये जिंजिवाइटिस जब और ज़्यादा प्रोग्रेस करता है तो पेरियोडोंशियम में पहुंच जाता है। पेरियोडोंशियम मतलब टूथ के आसपास के जो स्ट्रक्चर होते हैं जो जिंजाइवा से नीचे होते हैं, तो उसको हम पाइरिया बोलते हैं। इसका शुरुआत जो है ना आपके टाटर फॉर्मेशन से होता है। सर, ये टाटर फॉर्मेशन क्या है, हम जानना चाहेंगे आपसे। टूथ हमेशा ना सलाइवा से कवर रहता है, और जैसे फूड पार्टिकल्स उस सलाइवा में एम्बेडेड होते जाते हैं, एक टाटर एक प्लाक बना लेते हैं, जिसको प्लाक भी बोलते हैं। डेंटल प्लाक आप जानती होंगे, नाम सुना ही होगा। जी। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, जब टाटर या डेंटल प्लाक डिपॉजिट होते हैं गम्स और आपके टूथ के बीच में, तो वहाँ पे गम्स में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो जगह क्लीन नहीं होती आती। कोई भी प्लाक जो है वो इन्फेक्शियस होता है, तो धीरे धीरे जैसे ही गम स्वेल होते हैं तो उनकी टेंडेंसी होती है कि आप थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको अपन जिंजिवाइटिस बोलते हैं। तो ये कॉमन है, लोग अगर ब्रश नहीं कर रहे हैं या फिर ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो मसूड़े में स्वेलिंग सबसे पहले होता है। तो सर, ब्रश करते समय भी तो ब्लड आता है माउथ पे, तो ये इसी की वजह से होता है? जी, इसी की वजह से होता है। ब्रशिंग टेक्निक नहीं पता होना कि कैसे ब्रश करना है, ओरल हाइजीन को ध्यान में रख के कभी कोई काम नहीं किया जाता। लोग फ्लॉस नहीं करते हैं, डेंटल फ्लॉस, दांतों के बीच की जो जगह होती है वो साफ़ नहीं होती है, तो मेनली यही पोर्शन है जहाँ पे ये प्लाक जमा रहता है। और जब ब्रश करते हैं, हार्ड ब्रश करते हैं, ब्रशिंग टेक्निक पता ना होते हुए लोग सीधा स्ट्रेट ब्रश करते हैं, कोई सर्कुलर मोशन पे नहीं या कुछ नहीं, या फिर जो ब्रिसल्स होते हैं ब्रश के वो हार्ड वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसके बाद थोड़ा सा भी वहाँ पे प्रोबिंग होता है ब्रिसल से या फिर किसी भी चीज़ से, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सर, हम कैसे देखभाल करें कि वो प्रॉब्लम्स हमें ना हो? देखिए, जैसे आप हर डॉक्टर को विजिट करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, आप जनरल चेकअप कराते हैं। जी हाँ। वैसे ही अगर ईयरली आप 2 बार डेंटिस्ट विजिट करें और एक बार अपने ओरल कंडीशन का पूरा एक मैप बना लें कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ये चीज़ें समझने में काफ़ी आसान हो जाएगी। प्लस आप डॉक्टर से विजिट करेंगे तो डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि आपको ब्रश कैसे करना है, इस एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है, ये आपकी प्रॉब्लम्स है। तो अगर शेड्यूली आप मेंटेन करना चाहते हैं ओरल हाइजीन, तो कम से कम साल में 2 बार डेंटिस्ट को विजिट ज़रूर करिए। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है? डेंटल इम्प्लांट्स जो है अभी न्यूअर टेक्नोलॉजी है डेंटिस्ट्री के फील्ड पे, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। इसमें हम जो मिसिंग टूथ होता है उसको रिप्लेस करते हैं, एक स्क्रू टाइप का पोस्ट आता है जिसको डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं। ये निकल टाइटेनियम का बना होता है और भी दूसरे अलॉयस का बना हो सकता है। ये बोन में एम्बेडेड होता है, बोन में मान के चलिए आपके लैंग्वेज में बोल सकते हैं ड्रिल करके उसको बोन पे डिपॉजिट करते हैं। फिर 2 से 3 महीने छोड़ने के बाद जब बोन के साथ इसका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, उसके ऊपर फिर अपन एक दांत लगा देते हैं। तो सर, इसका कोई साइड इफेक्ट? इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, बस इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन काफ़ी सारे हैं कि आप किन किन पेशेंट को नहीं लगा सकते, किन किन पेशेंट को लगा सकते हैं। एक पूरा एनालिसिस करना पड़ता है पेशेंट के कंडीशन का, उसके बाद ही कोई डॉक्टर इम्प्लांट के लिए पेशेंट को सजेस्ट करता है। तो सर, अगर किसी को ऐसा इम्प्लांट लगा हुआ है तो कुछ खान पान का उनको ध्यान रखना है या किस तरीके का केयर करें अपने दांतों को? देखिए, नेचुरल टूथ और नेचुरल टूथ, जो आर्टिफिशियल है वो उसके कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक होते हैं। जी हाँ। और कुछ ना कुछ तो आपको उसको ध्यान में रख के करना पड़ता है। जैसे कि आप कड़ी चीज़ें नहीं खा सकते, आप सोचेंगे कि मैं सामने के दांत से एप्पल खा लूँ, तो वो आप नकली दांत से नहीं कर सकते। चने खा लिए या फिर कुछ ऐसे कड़ी चीज़ें आप नहीं चबा सकते, आपको उनका केयर करके रखना पड़ता है। जितना आप केयर करके रखेंगे उतना वो लंबा ड्यूरेशन तक चलेगा। सर, दांतों की सफाई अगर हम करवाते हैं तो क्या दांत इससे कमज़ोर हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दांत आपके कमज़ोर हैं और दांतों में आपके डिपॉजिट है, इसलिए आप सफाई कराने आते हैं। होता जनरली क्या है, जो सामने के दांत है, जो नीचे के दांत है स्पेशली, वहाँ पे जो डिपॉजिट होते हैं वो टूथ को होल्ड करके रखे रहते हैं और एक कवर चढ़ा के रखे होते हैं दांत के ऊपर। तो जैसे ही वो डिपॉजिट सारे हटते हैं ना, तो टूथ का सरफेस ओपन हो जाता है और टूथ में थोड़ी सी मोबिलिटी आती है, क्योंकि डिपॉजिट के कारण गम्स और बोन लॉस हो ही गया रहता है वहाँ पे। जब डिपॉजिट निकल जाता है तो हल्की सी मोबिलिटी आती है और सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ के गम्स ऑटोमेटिकली पहले से ही हट चुके होता है। तो लोगों में ये भ्रांति आ जाती है कि नहीं, सफाई कराने के बाद दांतों में कमज़ोरी आती है या फिर झनझनाहट आती है, दांत हिलने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
बहुत लोग तो ऐसे गंदगी भी बोलते हैं कि दांत घिस जाते हैं, पतले हो जाते हैं, तो ये कहना सही होगा? अगर आपके दांत के पीछे में डिपॉजिट है और कंटिन्यू आप उसको टंग से टच कर रहे हैं, सडनली एक दिन वो सारा डिपॉजिट निकल जाता है वहाँ से, तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ से कोई चीज़ खाली हो गई है। जी हाँ। है ना। तो ये चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल हैं, और जो प्रॉब्लम है उसका ठीक होने से पहले थोड़ा बहुत तो ये आता ही है। सर, अगर किसी प्रकार से दांत में सड़न हो गई है तो इसका इलाज क्या हम सिर्फ दवाई खा के ठीक कर सकते हैं? देखिए, डेंटल केरीज जो है ना, इरिवर्सिबल होता है। एक बार केरीज हो गया वो प्रोग्रेस ही करेगा अनटिल अनलेस आप उसको रिमूव करा के उसमें रेस्टोरेशन नहीं कराते, या जिसको बोलते हैं कि मसाला भरवाना। जी हाँ। अब उसके भी कैटेगरीज होते हैं। अगर आपके दांतों में सड़न इतना है कि आपको सेंसिटिविटी नहीं हो रही है या पेन नहीं हो रहा है, तो वो इजीली रिमूवेबल है डेंटल केरीज, और इजीली उसको फिक्स कर सकते हैं। बट अगर आपको डेंटल केरीज के कारण पेन होना स्टार्ट हो गया, तो ये पल्पाइटिस के केस में आ जाता है। पल्पाइटिस मतलब आपके अंदर दांत के अंदर जो पल्प है उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही पल्प के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गया है, तो उसको ट्रीटमेंट करते हैं रूट कैनाल के थ्रू। रूट कैनाल में वही होता है कि आपके अंदर के दांत के अंदर के जो पल्प हैं उसको पूरा रिमूव करते हैं, उसको पूरा क्लीन करते हैं, फिर बायोकम्पेटेबल मटेरियल से उसको पैक कर देते हैं और ऊपर एक कैप लगा देते हैं ताकि दांत की लाइफ बढ़ जाए। सर, जो दांत में कैप लगते हैं मैंने देखा है कि बहुत बार वो निकल जाते हैं, तो उसके क्या कारण है निकलने के? ये कंटिन्यू मैस्टिकेशन फोर्स के कारण, ठीक है, या फिर आपको सेकेंडरी केरीज हो गया है। जी हाँ। है ना, तो उसके कारण हो सकता है कि कैप आपका निकल जाए, जो कि बहुत कॉमन है, कभी कभी निकल जाता है। उसमें आप उसको वापस डॉक्टर के पास जाके फिक्स करा के लगवा सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देके, या फिर अगर आपकी कैप टूट गई है या ऊपर का लेयर निकल गया है, तो अगर वारंटी वाला कैप है, तो कैप में वारंटीज आते हैं 5 ईयर के, 10 ईयर के। आप जो कैप सेलेक्ट करें उस हिसाब से उसकी क्वालिटी और उस हिसाब से उसमें वारंटी रहती है। जी हाँ। तो वो भी आप चेंज करा सकते हैं अगर उसमें कुछ फॉल्ट आया तो। जी सर, बहुत से लोगों में ऐसी भ्रांतियां हैं, बहुत गलत फहमी है या क्या, ये आप हमें बताएं कि अगर दांत सड़ जाती है और हम उसको निकाल देते हैं तो आंखों की रोशनी में वो इफेक्ट पड़ता है, तो ये कहना कितना सही है? देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये काफ़ी समय से इंडियंस और जो कम्युनिटी है उसके दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है, जो कि पूर्णतः गलत है। क्योंकि डेंटल का जो नर्व सप्लाई है, जो दांतों में जो नर्व सप्लाई होता है और जो आंखों में नर्व सप्लाई होता है, वो अलग अलग है। जी हाँ। सेकेंड चीज़, पहले इंडिया में लोग डेंटल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, वो किसी क्वैक के पास करा लिए, किसी रोड साइड पे करा लिए। तो क्वैकरी वाले ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम ये होता था कि वो एनेस्थीसिया नहीं देते थे। जैसे अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो एनेस्थीसिया देके प्रॉपर जो प्रोसीजर है वैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे, दांत निकालेंगे। बट क्वैक ऐसा नहीं करते थे, तो उनके क्या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता था। वो इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं रखना, कहीं का भी रखना, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते थे। उसके कारण क्या होता था, इन्फेक्शन कभी ऊपर चला गया, कभी कहीं चला गया, तो लोगों को प्रॉब्लम होने स्टार्ट हुए थे। तो ये सारी चीज़ें तब से भ्रांतियाँ बनी हुई हैं। बट नाउज डेज अभी क्लिनिक बहुत अच्छे हो गए हैं, स्टराइल हो गए हैं, प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, नॉलेजेबल पर्सन हैं जो आपको पूरा देख रेख में एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब नहीं होती। मतलब सर, आपका कहना ये है कि इससे आंखों को दांत की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता, ये लोगों का गलत सोचना है? जी जी, लोगों का ये गलत सोचना है कि दांत निकलवाने से आंखों पे कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसा कोई प्रभाव आंखों पे नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। तो आइए इसी बात पे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा है बहुत से लोगों के दांत जो होते हैं वो बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उनको सही शेप में लाने के लिए क्या किया जाता है और आप लोग क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और क्या इन सभी इलाज का कोई दुष्परिणाम हमारे शरीर में, हमारे बॉडी पे पड़ता है? दांतों का आगे पीछे होना, माल ओक्लूजन होना बहुत कॉमन है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि बचपन में सड़े हुए जो दांत होते हैं, जिनको एक पर्टिकुलर एज पे गिरना चाहिए, वो सड़न के कारण पहले गिर जाते हैं, जिसके कारण क्या है, वो स्पेस जो है परमानेंट टूथ के लिए वो मेंटेन नहीं हो पाता, और परमानेंट टूथ अपने हिसाब से आगे पीछे आते हैं, जिससे माल ओक्लूजन डेवलप होता है। इसको ठीक करने के लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और अभी तो अलाइनर्स भी आ गए हैं जो ट्रांसपेरेंट एक लग जाते हैं दांतों पे। तो इनका ट्रीटमेंट वेरी करता है आप किस टाइप का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो है 1 से लेके 1.5 साल तक। अगर ज़्यादा सीवियर आपका माल ओक्लूजन है तो मे बी एक्सटेंड टू अप टू 2 ईयर्स। और ये ट्रीटमेंट काफ़ी ईजिली चलता है। थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर होती है कि आप ब्रशेस के साथ हर चीज़ वो नहीं खा सकते जो आप नॉर्मल खा सकते हैं। उनका सफाई एक अलग तरीके से किया जाता है, उनके सफाई करने के ब्रशेस अलग आते हैं, है ना।
पर्टिकुलर आपको बार बार विजिट करते रहना पड़ेगा डॉक्टर्स के पास, तो ये सारी तकलीफ़ें आती है। बाकी एज सच सिस्टमिक कोई प्रॉब्लम तो नो, सिस्टमिक प्रॉब्लम कुछ नहीं आती क्योंकि लोकलाइज टूथ अपना मूव करते रहता है। सर आजकल लोगों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, ठंडा खाना, गर्म खाना, इसमें भी बहुत से लोगों को तकलीफें हो रही है, तो इसके क्या कारण है और इसका ट्रीटमेंट आप लोग कैसे करते हैं? डेंटल सेंसिटिविटी बहुत कॉमन है अभी। वही है कि लोग जो ब्रशिंग टेक्निक है वो जानते नहीं हैं और एक ही मोशन पे एक साइड पे ब्रश करना, जो राइट हैंडेड होंगे उनके लेफ्ट साइड पे सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है जी। क्योंकि थोड़ा सा सर्वाइकल अब्रेशन जो है वो ब्रश के कारण होता है। ब्रश का जो ब्रशेस होता है वो नायलॉन का होता है, तो सर्वाइकल अब्रेशन हो जाता है, वहाँ पे डेंटाइन जो होते हैं, टूथ के जो डेंटाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक्सपोज रहते हैं। तो कुछ भी अगर आप ठंडा ले रहे हैं या फिर कुछ मीठा जा रहा है, जैसे ही वो जगह पे पड़ता है आपको इंस्टेंट सेंसिटिविटी होती है, बहुत तेज़ सेंसिटिविटी होती है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको तो पहला है कि कोई एक एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लेना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा अपने ओरल हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए और ब्रशिंग टेक्निक को चेंज करिए। ब्रशिंग टेक्निक चेंज करने से जो सेंसिटिविटी अभी कम है वो बढ़ेगी नहीं, और अगर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है जो टूथपेस्ट से भी नहीं जा रहा है तो डेंटिस्ट के पास जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। सर खान पान का हमारे दांतों पे कितना असर पड़ता है? खान पान का ही दांतों पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे, आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फाइबरस फूड ज़्यादा लेंगे। और डेंटल कैरीज का यह है कि कार्बोहाइड्रेट से डेंटल कैरीज ज़्यादा होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही वो शुगर है जिसको बैक्टीरिया डाइजेस्ट करने के बाद एसिड प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा है शुगर, अगर शुगर कंटेंट आपके फूड में ज़्यादा है तो आपके दांतों में कैविटी ज़्यादा होंगे। जी। सर मैंने बचपन से अपने दादा नाना जी को देखा है ब्रश की जगह उनको दातुन करते हुए, तो सर मैंने देखा उनके दांत बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे और जब भी हम ब्रश करने के लिए जाते थे तो हमें वो मना करते थे कि नहीं इसे मत करो, दातुन क्या करो, खासकर नीम के, तो इससे दांत बहुत स्ट्रांग रहेंगे। तो ये कितना सही है? देखिए समय के साथ चीज़ों को बदलना ज़रूरी है। जी हाँ। पहले के लोगों का इम्यून सिस्टम और प्रतिरोधक क्षमता अलग थी। पहले के लोग हर चीज़ प्योर खाते थे जी। प्योर पानी था उनका, प्योर खाना था, उनकी हैबिट ऐसी थी कि उनकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। तो ओवरऑल बॉडी स्ट्रांग है तो ओवरऑल आपके दांत भी अच्छे ही रहते थे। दातुन करना पहले के ज़माने में इसलिए सही थे क्योंकि मेस्टिकेशन किया जाता था दांतों से, उसको चबाया जाता था। तो उससे क्या पेरिडोन्शियम थोड़े से स्ट्रांग होते थे, तो दांत हिल के गिरते नहीं थे। पहले के ज़माने पे लोग ये सब मार्केट की फूड नहीं खाते थे, चिप्स नहीं खाते थे, चॉकलेट नहीं खाते थे, घर का बना हुआ चीज़ खाते थे, दूध दही की चीज़ें खाते थे, तो कैविटीज़ कम फॉर्म होती थी। तो पहले के लोगों में दांत जो थे स्ट्रांग इसीलिए थे क्योंकि उनका डाइट वैसा था, उनकी लाइफस्टाइल वैसी थी, उनका हैबिट ऐसा था, उनकी दिनचर्या ऐसी थी। अभी के समय में अगर हम उस चीज़ को फॉलो करें तो हमारे दांत बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। यानी कि एक लाइफस्टाइल का असर हमारे दांतों पे पड़ता है। लाइफस्टाइल का असर हमारे दांतों पे पड़ता है, इसलिए इस लाइफस्टाइल में आपको टूथपेस्ट और टूथब्रश करना बहुत अनिवार्य है। अगर आपको लगता है कि आप केमिकल वाला पेस्ट नहीं करना चाहते तो आप हर्बल टूथपेस्ट ट्राई करिए, क्योंकि टूथपेस्ट सेकेंडरी है। आप ब्रशिंग अगर अच्छे से कर रहे हैं, फूड पार्टिकल अगर आपके मुंह से चले जा रहे हैं, साफ़ हो जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सर बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी और आपसे बात करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आइए इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर साहब से और भी कुछ जानकारियाँ लेते हैं। सर बहुत से लोगों में दांतों की खूबसूरती ना होने की वजह से कॉन्फिडेंस लेवल उनका डाउन हो जाता है और दांत पीले भी हो जाते हैं, तो इसका क्या कारण है? इसका कोई इलाज है आपके फील्ड में? देखिए दांतों का जो कलर है, जैसे आपके स्किन का एक कलर होता है, आँखों का एक कलर होता है, उसी हिसाब से दांतों का एक कलर होता है जो गॉड के द्वारा क्रिएट होता है। टाइम पीरियड से अगर आप फूड हैबिट आपकी ऐसी है या फिर कुछ ऐसा खा रहे हैं जिससे आपके दांतों का कलर चेंज हो रहा है, तो डेंटल ब्लीचिंग के थ्रू आप उसके दांत के जो कलर है उसको 1 से 2 शेड तक आप वाइट कर सकते हैं, और यही ट्रीटमेंट होता है जनरली डेंटल ब्लीचिंग का। और अगर आपको डेंटल फ्लोरोसिस है ना, या फिर आप कोई हैबिट के कारण आपके दांत पूरे रेड हो गए हैं, तो फिर अलग अलग टाइप के अलग ट्रीटमेंट हैं जिसमें अपन विनेयरिंग करके दांत के ऊपर को कवर कर देते हैं एक पोर्सिलिन मटेरियल से। सर एक जानकारी मैं आपसे और लेना चाहूँगी कि कौन कौन से बैड हैबिट्स है जिसकी वजह से दांत खराब हो जाते हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं दांतों पे, तो हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, इन एरिया पे तम्बाकू काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में। अब तम्बाकू 2 टाइप के होते हैं जी। एक तो स्मोक वाले होते हैं जो सिगरेट आपके बीड़ी हो गए, सिगार हो गए। दूसरा होता है चबाने वाला तम्बाकू या रबिंग टबैको। तो चबाने वाले तम्बाकू में जितने सारे गुटखा आते हैं और जितने गुड़ाखू आते हैं, ये क्या करते हैं, दांतों के जो कलर है, उसके टेक्सचर है, उसको चेंज करते हैं। जो ज़्यादा गुड़ाखू करते हैं उनके गम्स पूरे इन्फ्लेम्ड रहते हैं। प्लस तंबाकू का जो अपना साइड इफ़ेक्ट है वो सारे होते हैं। स्मोकिंग करने वालों में
टार जो है वो दांतों के बीच में जमा होता है, जो कि मसूड़े को इन्फेक्ट करता है और दांतों की कलर है, सेंसिटिविटी है, उसको बढ़ाता है। दांत जो गुटखा खाने वाले हैं उनके दांत घिस जाते हैं। घिसने से क्या होता है, उनके पल्प एक्सपोज होते हैं, उनको कंटिन्यू सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रहती है। प्लस जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है उसके मुंह में आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर जगह होता है जहाँ पे वो तंबाकू रखते हैं, उन पर्टिकुलर जगह पे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो गुटखा खाते हैं आप लोगों ने आसपास देखा होगा, उनके मुंह खुलना कम हो जाता है ना, वो कुछ भी तीखा नहीं खा सकते। तो ये भी एक प्रकार से प्री कैंसरस कंडीशन है जिसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो आपके फूड हैबिट्स के अलावा अदर अगर हैबिट्स हैं, अगर आप अल्कोहलिक भी हैं तो कंटिन्यू अल्कोहल पीने से भी ओरल म्यूकोसा डैमेज होता है। जो व्यक्ति अल्कोहल लेता है साथ में वो स्मोक ज़रूर करता है 80% केसेस में, जो स्टडीज़ बताती है। तो कंटिन्यू हीट अगर मुंह के अंदर जा रहा है तो कंटिन्यू हीट क्या करता है, जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो मुंह के अंदर म्यूकोसा में छोटे छोटे होते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, टाटर जमा होते हैं, दांत खराब होते हैं, है ना। और कैंसर तो है ही, जो लंग्स कैंसर भी हैं वो भी सारी चीज़ें प्रिविलेज हो जाती हैं अगर उनकी हैबिट्स ऐसी हैं तो। सर कैंसर के बारे में तो लोग आजकल सभी जानते हैं, तो हमने ये भी सुना है कि एक माउथ कैंसर भी होता है, तो उसके बारे में हमारे श्रोता और हम भी आपसे जानना चाहेंगे। हेड एंड नेक कैंसर में इंडिया टॉप पे जी। हेड एंड नेक कैंसर में उसमें भी सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर में टॉप पे है। जनरली जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है वो कंटिन्यू तंबाकू का सेवन करता है, चबाने वाले गुटखे में, वो खाना नहीं खाता, उसकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक है, ऊपर से अगर वो न्यूट्रिशन नहीं लेता है और कंटिन्यू किसी एक जगह पे तंबाकू इरिटेट कर रहा है तो एक समय तक बॉडी रिस्पॉन्स करती है, एक समय के बाद बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। तो फिर जो तंबाकू के कारण जहाँ पे बोल सकते अल्सर फॉर्म हो गया, वो अल्सर फिर हील नहीं होता। बट एडिक्शन इतना ज़्यादा है व्यक्ति का कि वो तो भी तंबाकू खाते रहता है, वो जगह नम रहती है तंबाकू के कारण, शून्य रहता है, उसको वो चीज़ का फील नहीं आता और वो कंटिन्यू गुटखा खाते रहता है। तो एक समय ऐसा आता है वो अल्सर जो है वो कैंसर फॉर्म कर देता है और वो कैंसर धीरे धीरे ग्रोथ होने लगता है। कैंसर का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, फिर उसके बाद वो मेटास्टाइज होकर दूसरे लोकेशन पे जाता है ना, जिसके कारण व्यक्ति की अनफॉर्चुनेट डेथ भी हो सकती है। अगर डेथ से पहले कैंसर डिटेक्ट हो गया तो सर्जरीज काफ़ी पेनफुल होता है। अगर टंग पे है तो टंग का पार्ट काट के अलग करना पड़ता है, जॉ पे है तो जॉ अलग करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं अगर आपको कैंसर होता है तो। अगर आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास कितनी भी जायदाद हो, एक बार अगर आप कैंसर होता है तो सारी चीज़ें का कोई मोल नहीं रहता। तो ये काफ़ी पेनफुल डेथ कैंसर देता है। इसलिए मैं जितने भी सुनने वाले लोग हैं जो अभी सुन रहे हैं, जो तंबाकू चालू कर चुके हैं और जो चालू करने वाले हैं, उनसे यही विनती करूंगा कि तंबाकू से दूर रहें। ये आपको तो ख़त्म करेगा ही, आपके जाने के बाद आपके परिवार को भी अधूरे में छोड़ के चले जाएगा। और इसी बात पे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक और प्रश्न है जो मैं निजी तौर पर भी खुद जानना चाहती हूँ आपसे कि अक्ल का दांत, हमने सुना है कि कोई अक्ल का दांत भी होता है जो एक समय निर्धारित समय पे आता है, तो सच में हमारी अक्ल में इससे कुछ इजाफा होता है या इसका कोई वैज्ञानिक कारण है? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो लोगों ने कहा कि ये अक्ल का दांत है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं करना चाहूँगा। जी। अक्ल का दांत इसलिए उसको कहा जाता है, अक्ल का दांत नहीं, अक्ल का दाढ़ कहा जाता है। अक्ल का दाढ़, चबाने वाली जो सबसे पीछे की दांत है उसको बोलते हैं अक्ल का दाढ़। ये जो है ना, जिस एज पे आता है वो एज होता है 20 to 24। तो लोगों का ये मानना है कि जब व्यक्ति मेच्योर होता है उस टाइम पे दांत आता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है अक्ल का दाढ़। इसकी मेंटल कैपेसिटी से या फिर मेंटल उससे कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट उस एज में आता है जिस एज में व्यक्ति मेच्योर हो गया होता है, इसलिए उसको अक्ल की दाढ़ कहते हैं। ये जो अक्ल की दाढ़ है पहले के लोगों में तो रहती थी, अभी जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। जैसे अपेंडिक्स आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है अवशेषीय अंग, वैसे ही थर्ड मोलर जो है जिसको अक्ल की दाढ़ बोलते हैं आप, वो भी अवशेषीय अंग है। अभी जबड़े में उतनी जगह होती नहीं है कि वो इरप्ट हो सके, बाहर आ सके, तो अक्सर वो फंसा रहता है, तो लोग उसको सर्जिकली निकलवाना ही सही समझते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन है, अभी उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है। जैसे मेरे में वेस्टिजियल है, तो मेरे में कम्प्लीटली वो है ही नहीं, मतलब इरप्ट ही नहीं हुआ है, ऐसा है। फ्यूचर ह्यूमंस में वो चीज़ें नहीं रहेंगी। तो सर इस अक्ल के दाढ़ को, जिसको लोग अक्ल का दांत कहते हैं, इसको निकलवाना सही होता है या इसके रहने से कुछ हानि हमारे दांतों को या हमारे माउथ को पहुंचती है? देखिए, जब तक वो तकलीफ नहीं दे रहा है, जैसे अपेंडिक्स का आप जब तक तकलीफ नहीं दे रहा है आप ऑपरेशन नहीं कराते, तो जब तक वो तकलीफ नहीं दे रहा है आप उसको छोड़ के रखिए। अगर वो इरप्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, या फिर गम्स उसको कवर कर लेती हैं, तो वो तकलीफ देना स्टार्ट करेगा। जैसे ही वो तकलीफ देना स्टार्ट करता है तब आप उसको जाके डॉक्टर के पास निकलवा सकते। मतलब उसका निकलवाना
ज़्यादा सही होगा। उसका निकलवाना ही सही है, क्योंकि उसमें और कुछ ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। जी सर, अभी हमने स्माइल डिज़ाइन के बारे में सुना है, तो वो क्या होता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। स्माइल डिज़ाइन अभी काफ़ी चल रहा है, काफ़ी प्रचलन में है। जो लोगों का स्माइल सही नहीं है, चाहे गमी स्माइल है, कोई स्माइल करता है तो गम्स दिखते हैं, या फिर ब्लैक गम्स दिखते हैं, या फिर उनके टूथ के क्राउन की लेंथ कम है, तो क्राउन लेंथनिंग करके या डीप पिगमेंटेशन करके, है ना, उनके स्माइल को अट्रैक्टिव बनाया जाता है। जिसमें डेंटल ब्लीचिंग भी है, अगर दांत पीले हैं तो ब्लीच करके वाइट करेंगे, अगर दांत बहुत ज़्यादा टूटे फूटे हैं, कटे फटे हैं, तो विनियरिंग लगा के स्माइल को डिज़ाइन किया जाता है। अभी रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है कि लोग अपने दांतों में डायमंड भी लगवाते हैं, तो वो भी करते हैं। ब्राइडल मेकअप में बहुत कॉमन हो गया है कि लोग अब डायमंड अपने दांतों पे लगवाते हैं ताकि स्माइल करे, स्पार्क आए। सर, इसके लिए क्या आपने कोई अलग सा कोर्स किया है? देखिए, इसके लिए कोर्सेज होते हैं, हर जगह पे कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। आप वो ज्वाइन करके जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है सीखना, तो जनरली डेंटिस्ट करते हैं ये सारी चीज़ें। सर, बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमें आपसे प्राप्त हो रही है। डॉक्टर विवेक, आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी, इससे हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है, और आज आपको सुन के हम सभी के साथ हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। जाते जाते मैं आपसे मैसेज कुछ लेना चाहूँगी हमारे श्रोताओं के लिए और आज के युवा पीढ़ियों के लिए, कि अगर डेंटिस्ट बनना चाहें तो उसके लिए कैसा कोर्स करें, कैसे पढ़ाई करें, आगे के फ्यूचर के लिए वो क्या प्लान करें? देखिए, रायगढ़ की जनता से मेरा ये निवेदन रहेगा कि सर्वप्रथम तो वो जितने भी ओरल हाइजीन के जो तरीके हैं, जी हाँ, उनको प्रॉपर रूल के हिसाब से फॉलो करें। दिन में 2 बार ब्रश करना खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। शुगर वाली चीज़ें, जो चॉकलेट्स हैं, वो थोड़ा सा कम लें। जो व्यक्ति अभी तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, उनसे विनती है कि वो तंबाकू का सेवन कम करें। इससे आपको भी नुकसान है, पर्यावरण को भी नुकसान है, प्लस आपकी फैमिली को भी नुकसान है। जी। प्लस जिन लोगों को डेंटिस्ट्री फील्ड में अपना फ्यूचर परसीव करना है, उनके लिए यही है कि अगर आपको लगता है कि आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो श्योर गो फॉर इट। अच्छा मेहनत करिए, लाइफ विल बी गुड। और ये पर्सनल इंटरेस्ट पे होता है जी, है ना, कि किसी को कुछ और करना है, किसी को कुछ और करना है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विवेक कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे रेडियो धूम 89.6 के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा कि आज आप यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारे श्रोताओं को आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। थैंक यू रेडियो FM 89.6 धूम फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक अबाउट डेंटिस्ट्री टुडे। और मैं आशा करता हूँ कि आपका FM और ज़्यादा ग्रो करे, और जो भी सहयोग होगा रायगढ़ वाले आपको करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों, विनी के साथ अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, और हमारे आज के गेस्ट थे डॉक्टर विवेक उपाध्याय। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा पवन मिश्रा का, और इसका संचालन किया RJ विनी यानी कि मैंने, और इसके प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6।